नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार जो है अभी भी हरे निशान में कामकाज करता हुआ, लेकिन हाँ, एक दायरे का कारोबार जरूर है। हालांकि पिछले 5 कारोबारी सत्र में हमने देखा जिस तरीके से बाजार में रिकवरी आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा था। बहुत सारे रिटेल निवेशक लगातार सवाल कर रहे थे कि इस गिरावट में क्या करना चाहिए, क्या सब कुछ बेच के निकल जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा भरोसा लौटता हुआ बाजार के अंदर दिखाई दे रहा है। आज भी 19 अंकों की मजबूती बनी हुई है। अब देखना ये बाजार बंद होते होते बाजार हरे निशान में रहता है, या फिर चूंकि आज आखिरी कारोबारी दिन है तो हो सकता है बहुत सारे हमारे जो निवेशक होते हैं वो जो है थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करके जाते हैं और अगले हफ्ते जो है वो रणनीति तय करते हैं। तो इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या ये बाजार जो है वो अभी भी क्या 25,000 के ऊपर जाएगा निफ्टी, और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक ये मान रहे हैं कि भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी हो गई है, अभी एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, उसके बाद एंट्री करनी चाहिए। क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। बजिंग स्टॉक्स भी होंगे जहां पर होंगी खबरों वाले शेयर। आईपीओ बाजार की चर्चा करेंगे, वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में, और आखिरी में हमारा चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। जी हाँ, लंबे समय बाद शेयर बाजार के बहुत महीन जानकार और हमारे बहुत पुराने जो है इनके साथ लगातार हम कार्यक्रम करते रहे हैं, राजेश तांबे जी अब स्क्रीन पर मौजूद हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। और लंबे समय से तमाम हमारे दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे कि राजेश जी आए और उनसे जो है हम बाज़ार की नब्ज़ को पकड़ने में, समझने में हम मदद ले सकें। तो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आज की इस चर्चा में आप जुड़ रहे हैं। और बाज़ार पर ओवरऑल आपका व्यू क्या है, क्योंकि एक तरफा हमने देखा कि कोविड के बाद पहला ऐसा मौका रहा कि करीब 17-18 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले और लोगों ने काफ़ी जम के पैसे बनाए। कंपनी अच्छी हो खराब हो, लेकिन सब कुछ चल रहा था। अब बाजार के अंदर बजट में करेक्शन देखने को मिला, इलेक्शन के नतीजे जो रहे उस पर करेक्शन देखने को मिला, यूएस को लेकर कुछ एक खबरें आई, उसके बाद जो करेक्शन देखने को मिला, तो जो अब नए निवेशक हैं, क्योंकि उन्होंने पहले गिरावट देखी नहीं है, वो थोड़ा सा घबरा गए थे। अभी बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं आप? विपुल जी, मैं बार बार बोलता हूँ, 37 साल के मेरे एक्सपीरियंस में इस बाज़ार से मैंने हमेशा ये बोला है कि इंडिया इज़ ऑन अ स्ट्रॉन्गेस्ट विकेट। कोई भी इकॉनमी इंसुलेटेड नहीं रहती है, और सबको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में इंडिया विल बी द वर्ल्ड लीडर। 16, 17, 18 सेंचुरी में दोस्तों वी वर द वर्ल्ड लीडर्स। टुवर्ड द एंड्स ऑफ द 18th सेंचुरी हम नीचे आए, चाइना भी हमारे साथ नीचे आया। 1940 तक तो अमेरिका को कोई पूछता नहीं था, उसके बाद उनके दिन ऊपर आए। यूरोप में आज हालत ख़राब है, अमेरिका की हालत बहुत ख़राब है। आने वाले समय में सिर्फ हिंदुस्तान का डंका बजेगा। द काइंड ऑफ द ग्रोथ इनफैक्ट व्हाट इंडिया इज ऑन टू एट 7%, 7.5%, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं राइट फ्रॉम 1947, जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स आई उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, वेदर देवर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आई मीन इट वॉज अ फैंटास्टिक मूव विच वॉज डन बाय एवरी गवर्नमेंट। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है वी आर एब्सोल्युटली ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट। ये जो छोटे छोटे जो ये फटाके फूटते हैं, इससे अपने हृदय को ये मत करिए, चोट मत पहुंचाइए। बहुत बार मैंने आपको यही बोला है कि मार्केट हमेशा रोज नीचे ऊपर नहीं जाएगा। यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू पीपल टू गेट इनटू द मार्केट। तो होल्ड ऑन विथ इट और हृदय को अपना स्ट्रांग रखिए। वील बी द वर्ल्ड लीडर्स इन टाइम्स टू कम। तो आप सभी के लिए सलाह यही है कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो नई जो गिरावट आती है वो खरीदारी का मौका होती है, तो अच्छे शेयरों पे बने रहें, ये राजेश जी का मानना है। राजेश जी, बहुत जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा जिन्होंने कोई बड़ी गिरावट देखी नहीं, खासतौर से 2020 के बाद। आप जैसे जो निवेशक रहे हैं, आप जैसे जो बाजार के जानकार रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े करेक्शन देखे। 2008 में हमने मंदी देखी, उसके बाद बहुत सारी क्राइसिस देखी, फिर बाजार रिकवर हुआ। तो जो नए निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? नए निवेशकों को ये कहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपका एपिटाइट कितना है। अगर आपको लगता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो फिर देन डोंट गेट इनटू द मार्केट। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है इक्विटी मार्केट आने वाले समय में विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ गया। अब यहाँ से कितना और प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, बट इंडिया हैज़ अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। खास तौर पे आप, कल मैं टोहाना गया था, टोहाना का नाम भी किसी ने नहीं सुना, पंजाब के बॉर्डर पे, और कंपनी का बहुत बड़ा एक इशू आने वाला है। एसएमई की कंपनी है, मैं फ़र्क नहीं समझता हूँ कि मेन बोर्ड है या एसएमई है, लेकिन आप ये बताइए कि प्लाईवुड बनाती है, 200 करोड़ का टर्नओवर करती है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, आज उसका आईपीओ लेके आते हैं। मैंने वो पूरा प्लांट देखा, आई वॉज अमेज्ड। तो ये ग्रोथ स्टोरी इंडिया की है, तो क्यों घबरा रहे हैं फिर आप? चलिए, इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं।
पहले दर्शक का सवाल लेते हैं विजय प्रजापति जी का, और इनका सवाल है एनएचपीसी को लेकर के और आईओसी को लेकर के, और ये जानना चाहते हैं कि इसमें भविष्य में क्या लक्ष्य निकल करके आ सकते हैं। नज़रिया इन्होंने हमें भेजा नहीं है कि इनका नज़रिया क्या मतलब है, कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। एनएचपीसी लोगों को पिछले 4-5-6 महीनों से थोड़ा परेशान कर रहा है और ये 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है। यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, और दूसरा जो इनका सवाल जो इन्होंने प्रश्न भेजा है वो है आईओसी को लेकर के, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, खासतौर से तब जब हमने देखा कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आ रही है और बीपीसीएल आईओसी को में जो है पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला है। देखिए, जैसे विपुल जी ने कहा एनएचपीसी के ऊपर, सतलज जल विद्युत के ऊपर, आपने देखा कि किसी ज़माने में इनमें मूवमेंट्स नहीं होती थी, फिर पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स में मूवमेंट आई, ये 100 रुपये हो गया। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। हमारे यहाँ पे अब कोई बहुत ज़्यादा हाइडल प्रोजेक्ट्स लगेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आप क्रिएट करते हैं। अब वो जो कौन सा जो गॉर्जियस डैम है जिन्होंने 20,000 मेगावाट जो चाइना ने बनाया, मैं समझता हूँ कि एक ये प्रकार का एक ये अद्वितीय कोई ऐसा कोई उन्होंने चमत्कार नहीं किया, ये पागलपन है। क्योंकि आप एनवायरनमेंट के साथ जब खेलते हैं तो यू आर क्रिएटिंग डिस्टॉर्शंस। तो यहाँ पे एक तो द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी, और आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वाटर को आप ब्लॉक करते हैं, फिर उसके बाद आप डैम बनाते हैं, तो ये कोई खास ये नहीं है। और 200 मेगावाट, 250 मेगावाट, 300 मेगावाट के मैक्सिमम आपके डैम्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि एनएचपीसी सैचुरेटेड है। अगर आप ये कहेंगे कि 100 रुपये से ये 500 रुपये और 1000 रुपये हो जाए, तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे एनएचपीसी की मैं समझता हूँ ये है। और जैसे इन्होंने विपुल जी ने आंसर दे दिया कि जब आपकी क्रूड की प्राइसेस बढ़ती है तो आपकी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स कम हो जाती है। तो आईओसी के साथ भी वही है, सारी रिफाइनरीज के साथ वो है। और दोस्तों एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि रिफाइनरीज आर क्लोजिंग डाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई नई रिफाइनरीज लग रही हैं। रैमको इंडिया में आना चाहता था बाय बाइंग अ स्टेक इन द प्राइवेट सेक्टर, उनकी वो डील हो नहीं रही है, तो फिर आप आईओसी के पीछे क्यों जा रहे हैं? चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इंडियन ऑयल और एनएचपीसी को लेकर के अनवर शेख साहब कह रहे हैं। अनवर शेख साहब का प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि हेलो टू लीजेंड्स ऑफ द शो। खैर इस तरह के विशेषण सर मत ही इस्तेमाल कीजिए। हाँ, तामे जी के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि तामे जी वाकई में जो है जिस तरह की जानकारी और जिस तरह का उनको हर एक कंपनियों के बारे में जानकारी है। दो सवाल इनके हैं सर, एक तो सीडीएसएल को लेकर के है और दूसरा मझगांव डॉक को लेकर के है। सीडीएसएल में ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और मझगांव डॉक पे कह रहे हैं कि 5069 पे इन्होंने लिए हुए हैं। क्या इसमें हम एवरेज कर सकते हैं क्या? और इनका जो नज़रिया है वो 5 साल का है। हालांकि मझगांव डॉक अब थोड़ा सा जो है करेक्शन मोड में है। ये सभी डिफेंस शेयर में हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट आई है। 5000 के ऊपर की खरीद है और 4400 के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो अच्छे खासे नुकसान में है, 500-600 रुपये पर शेयर, लेकिन नज़रिया इनका बहुत अच्छा है 5 साल का। सीडीएसएल में फ्रेश एंट्री और मझगांव डॉक में 5 साल का नज़रिए के साथ अभी ये खरीदे हुए हैं। अनवर साहब, सीडीएसएल इज लाइक वो आपका कस्टोडियन है, तो उसमें क्या, उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा क्या वैल्यू एडिशन हो जाएगा? ऑलरेडी एट अ वेरी हाई प्राइस है, तो व्हाई डू वांट टू मेक एन एंट्री इन सीडीएसएल? मैं नहीं आपको सलाह दूंगा। दैट इज नंबर 1। एज फार एज मझगांव डॉक इज कंसर्न, यस, गवर्नमेंट की इतनी सारी ऑर्डर्स हैं, आज इतना सारा बिजनेस गवर्नमेंट का मिल रहा है, तो सारी ही कंपनीज पब्लिक सेक्टर्स के पास इतने ह्यूज ऑर्डर बुक्स हैं उनके पास। लुक एट बीएचईएल। अरे अगर आप कोयले से बिजली नहीं बनाएंगे तो इंडिया में बिजली कैसे बनेगी? वी हैव टू हैव अ मिक्स। तो इसका मतलब बॉयलर्स भी बनेंगे, टर्बाइंस भी बनेंगे। बीएचईएल विल आल्सो बी डाइवर्सिफाइड इनटू द अदर एरियाज। तो ये जो एक ये ट्रेंड आता है जिसमें ये गिर जाता है फिर आपका हृदय नीचे चला जाता है, उसको ना टाइट रखिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मझगांव डॉक ले लिया और आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं, अरे आप उधर जाइए। मैं बॉम्बे रहता हूं, बॉम्बे में बांद्रा सी लिंक के ऊपर जो उन्होंने नया कॉरिडोर जो नरीमन पॉइंट को जा रहा है, समुद्र के नीचे से जो कंस्ट्रक्शन एलएनटी ने किया, उसके ऊपर उन्होंने एक ब्रिज बनाया है। वो जो ब्रिज का जो फैब्रिकेशन है दैट इज बीन डन बाय मझगांव डॉक। अरे कौन है ऐसा लोकल फैब्रिकेटर? कोई मुंडका का फैब्रिकेटर? आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिगार्ड एनीबडी और एनीबडी, बट द क्वेश्चन इज कि फैब्रिकेशन इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। कौन करेगा मझगांव डॉक को छोड़ के? तो व्हाई डू यू गेट फियर्ड अप बाय मझगांव डॉक और गार्डन रीच? और ये वन ऑफ द बेस्ट पाइनियर पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, कंटिन्यू टू होल्ड देम। चलिए, तो होल्ड करिए सर। 5 साल का आपका नज़रिया है, 5 साल के लिए आप मझगांव डॉक बने रहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा यहाँ पर।
ठीक है, अभी गिरावट है लेकिन रिकवरी यहाँ पर आएगी और फिलहाल CDSL से दूर रहने की सलाह आपको दी गई है यहाँ पर। हमारे साथ दिनेश मिश्रा जी अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मिश्रा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। ओहो, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं पटना में आप? ये हमारे इलेक्ट्रिक की शॉप है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपका अपना कामकाज है। और शेयर बाजार में कब से रुचि है आपकी? सर पहली बार तो 2007 में 8 में एंट्री किया था मैंने, लेकिन अच्छा। वो मंदी के दौर में फिर बाहर निकल आया। अच्छा फिर अच्छा 2021 LIC का IPO लॉन्च किया, उस समय से फिर एंट्री लिया हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अभी तक का अनुभव कैसा रहा और मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? कार्यक्रम तो आपका बहुत बेस्ट लगता है, हमेशा सुनता हूँ मैं आपका प्रोग्राम। चलिए सर, शुक्रिया जी। सर बताइए, क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास RBNL सर 200 क्वांटिटी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो निकल जाऊँ या बने रहूँ। किस रेट पर लिए हैं आपने? 590 या 91 का है। 590 91 पे है। और नजरिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 1 साल तक तो होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, 1 साल होल्ड कर सकते हैं, तो फिर निकलने की क्यों सोच रहे हैं सर? नजरिया स्पष्ट रखिए अपने मन में। और रेलवे शेयरों में 518-20 चला गया था डन नीचे। ठीक है, बाजार है, उतार चढ़ाव रहेगा। और जब ये शेयर अगर हम देखें तो इस शेयर ने जो हाई लगाया था वो लगाया था करीब करीब 600-625 के आसपास का। और तब आप जो है आपने भरोसा था आपको, तभी आपने 590-600 पे जाके लिया, आपको लगा और ऊपर जाएगा। और ये शेयर चलना शुरू हुआ था 100 रुपये के आसपास से। अब किसी भी शेयर के चलने की एक लिमिट होती है, तो अब इतनी रैली के बाद बिल्कुल पीक पर लेंगे तो थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही। हमेशा जब भी कोई शेयर ले, देख लें कि क्या वाकई में उसमें एक तरफा रैली तो नहीं आई है, क्या हम बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर तो नहीं खरीद रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा तांबे जी से पूछते हैं इसके बारे में। 574 पर अभी चल रहा है सर, 15-16 रुपये का नुकसान है, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। और इनके लिए क्या सलाह रहेगी? काफ़ी शानदार रेलवे शेयरों ने रिटर्न दिए हैं, 1 साल के अंदर 361% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा सा ये संशय में है कि नीचे आ गया था, अब क्या करें? साल भर अभी होल्ड कर सकते हैं। मिश्रा जी, आप पटना में रहते हैं, जैसे जानकी नंदन जी ने बोला, विपुल जी ने बोला, इंडियन रेलवेज का कोई मुकाबला नहीं। इंडियन रेलवेज पैरेलल कोई प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट भी नहीं कर सकता। द अमाउंट ऑफ रोलिंग स्टॉक जो आज रेलवेज के पास है वो अमेरिका भी क्रिएट नहीं कर सकता। अमेरिका ने तो अपनी पूरी रेलवे को ठप कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है हमारी गाड़ियाँ बिकनी चाहिए। तो गाड़ियाँ बिकने के लिए उन्होंने रेलवेज को खरीदा और उसके बाद ठप कर दिया। तो वहाँ पे 2 ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या तो आप एयरवेज से चलिए, नहीं तो फिर आप अपनी गाड़ी से जाइए। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। एंड लुक एट द अप एंड डाउन, आपकी जो रेलवे लाइन है 80,000 किलोमीटर्स। आपने जम्मू का वो ब्रिज देखा जो ऐसा कैंटिलीवर में जो उन्होंने बनाया है, जो शापूजी पालन जी ने। तो लुक एट द वे एक्सपेंशन जो रेलवेज में चल रहा है, और आप ये डाउट लेते हैं रेलवेज के ऊपर। अरे इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, फास्ट एक्सपेंशन। हमारी जो ये रेलवेज की जो गाड़ियां बन रही है, वंदे भारत, ये कोई 2 सिटीज में नहीं है, दे आर टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया बेसिस के ऊपर। तो फैंटास्टिक है रेलवेज को, घबराने की कोई बात नहीं है, दिल को मजबूत रखिए जी। चलिए, या ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई फिलहाल रेलवे शेयरों को लेकर के भरोसा बरकरार रखने की सलाह यहाँ पर रेलवे शेयरों पे दी जा रही है। और इस बीच आदर्श पांडे जी ने हमें मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि सर, हेलो सर, आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इनका प्रश्न आया है सर। अगर आप ट्रैक करते हो तो 116 शेयर इनके पास हैं, 725 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एवरेज कर सकते हैं, यानी कि इन स्तरों पर और भी ज़्यादा खरीद यहाँ पर करनी चाहिए इनको या नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हैं। अभी 620 के आसपास आ चुका है और जो भाव इन्होंने हमें बताया है वो भाव यहाँ पर आ रहा है 725 का। तो करीब करीब 100 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या एवरेज की सलाह रहेगी आपकी? तो कोई टिप्पणी रहेगी इस पर? ये मेरे से पूछ रहे हैं कि एवरेज करेंगे। एवरेज तो कोई होता ही नहीं है। एवरेज इज नथिंग लाइक एन एवरेजिंग कॉन्सेप्ट। ये पता नहीं जार्गन शब्दों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत ही नहीं हूँ। यानी अगर आप इसको खरीद रहे हैं, उसके बाद फिर नीचे जाएगा, फिर आप खरीदेंगे, फिर वो नीचे जाएगा, फिर आप खरीदेंगे, कितना दिन तक खरीदे जाएंगे? तो कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। तो डोंट फॉलो दी जार्गन्स। ये जार्गन्स होता है, एवरेजिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। प्लीज मेरी बात को मानिए। अगर मैं आपको, अगर 60 साल की उम्र में अगर मैं बता रहा हूं और मेरा 37 साल का तजुर्बा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज डोंट डू इट। तो आरती इंडस्ट्रीज एज फार एज कंपनी इज कंसर्न, 3 ही वर्टिकल्स हैं फार्मास्यूटिकल में, एक्टिव फार्मा, इंग्रेडिएंट
और उसके बाद फिर आपका जेनेरिक है, उसके बाद फिर फॉर्मुलेशंस हैं। तो इससे और कोई चौथा ड्रग तो कोई होगा नहीं। कोई ऐसा ड्रग तो आज तक बना नहीं कि आदमी खा ले और वो अमर हो जाए और वो मरेगा ही नहीं। ऐसा तो ड्रग आज तक कोई नहीं बना। तो फिर व्हाई आर यू स्कैर्ड? नहीं तो सर, ये असल में जो लोग ये सवाल भेजते हैं उनका कहना ये होता है कि मान लीजिए हमने कोई शेयर 800 पे ले लिया और हमको कंपनी अच्छी लग रही है, अब वो शेयर 400 पे आ गया, तो अगर हम 400 पे खरीद लेंगे उतने ही शेयर, तो जब ये शेयर में तेज़ी आएगी तो हमारी कॉस्टिंग जो है वो हो सकता है 500-600 पे आ जाए। तो उससे जो है हो सकता है कि हमको, अगर वो शेयर 1000 रुपये तक जाता है तो हमको 400 रुपये पर शेयर का नुकसान हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए लोग एवरेज करना चाहते हैं। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे विपुल जी ने बोला कि ऐसा हो जाएगा। अरे एक चीज समझिए, जैसे इन्होंने कहा, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कहीं पे भी कोई ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता है कि बिजनेसेस आर मेंट टू, कि बिजनेसेस आर, सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगे। 10 बिजनेसेस खुलते हैं, उसमें से 9 बिजनेसेस फेल होते हैं, 10 बिजनेसेस फेल होते हैं। दोस्तों, प्राइवेट इक्विटी इतना पैसा इंडिया में पोर कर रहा है, कितनी प्राइवेट इक्विटी उड़ गई है इंडिया से, क्योंकि बिजनेसेस आर मेंट टू गो फट। ये इसको आप एक्सेप्ट करिए ना। कहीं लिखा हुआ है कि बिजनेस सक्सेसफुल होता ही है हर एक बिजनेसमैन का। तो जैसे इन्होंने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट मत करिए, फिर होल्ड ऑन करके रखिए, उसको वेट करिए, लेट द साइकिल, यू मस्ट नो हाउ टू राइड द साइकिल। इसके लिए कई एग्जांपल्स आपको देता हूं। एसआर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, द वे दे हैव बीन एबल टू राइड ओवर दैट साइकिल्स। तो आप भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यू मस्ट लर्न हाउ टू राइड ओवर दैट साइकिल। ठीक, चलिए इस बीच जरा रितेश पाटीदार जी का सवाल ले देते हैं। कह रहे हैं विपुल जी और राजेश जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं मेरे पास MOIL के 200 शेयर हैं और मैंने 537 रुपये के भाव पर खरीदे हुए हैं। ये इनका भी सवाल वही है कि क्या एवरेज करना सही होगा या नहीं, आपकी राय क्या होगी? तो MOIL के शेयर पे अगर जरा भाव पे नज़र डालें तो अभी जो भाव यहाँ पर MOIL पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 413 रुपये के आसपास। आज 3-3.25% की मजबूती MOIL में देखने को मिल रही है। सर, क्या करना चाहिए MOIL के शेयर में? पिछले कुछ दिनों में देखें तो पिछले एक महीने में करीब 13% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। हालांकि अच्छी चाल रही है यहाँ पर, 6 महीने में करीब 50% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। पूरे साल भर में 90% का रिटर्न हमारे निवेशकों को देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी? रितेश जी, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, एज फार एज द मेटल इंडस्ट्री इज कंसर्न, वेदर फेरस हो नॉन फेरस हो, इट इज सब्जेक्ट टू साइकिल। तो जब सब्जेक्ट टू साइकिल होती है, और प्लीज अंडरस्टैंड इनकी मोनोपोली है, कोई भी स्टील विदाउट मैग्नीज बनता नहीं है। आपने थोड़ा सा फॉस्फोरस उसमें क्या डाल दिया था कि स्टील ब्रिटल हो गया था, कि टाइटैनिक शिप ओशन में जब आइसबर्ग के साथ हिट हुई और उसमें क्रैक आई तो पूरी शिप की शिप डूब गई, और उसके ऊपर इतनी बड़ी मेगा बस्टर हॉलीवुड ने एक फिल्म बना दी। तो मैग्नीज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एज फार एज मेकिंग ऑफ द स्टील इज कंसर्न। ये भी साइकिल राइड हो जाएगी, तो राइड ओवर द साइकिल। और कितना ऐसा ये है, 100 शेयर्स हैं, 110-120 रुपए का नुकसान है। 120 रुपए का नुकसान है, आप सवाल पूछ रहे हैं। जब प्रॉफिट होगा तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे। तो यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग इन अ वेरी सैटारिकल वे, बट येस, यू हैव टू राइड ओवर दैट साइकिल। चलिए, इस बीच जो है अंशु शर्मा जी कह रहे हैं राजेश सर को आज देखा, उनको सुनते ही जोश आ गया। सैल्यूट राजेश सर। तो दर्शकों के प्रशंसा, आपके प्रशंसक लगातार जो है सर इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से आप? एक तो बड़ा प्रेम दिया है दर्शकों ने, और क्योंकि मैं शेयर्स खरीदता नहीं हूँ, मैं इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, इसलिए जो मेरी जो आवाज़ आती है वो दिल से आती है, क्योंकि मैं कोई हेरा फेरी करता नहीं हूँ। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो मैं उसको दाढ़ भी लगा देता हूँ। जैसे एक बार इन्हीं के साथ मैं किसी चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने कहा एक शेयर उन्होंने 100 रुपये में खरीदा, 500 रुपये हो गया, तो कहते अभी भी खुश नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर खुशी का लेवल क्या है? दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल भी आपके नाम पे कर दो तो भी आप खुश नहीं रहेंगे। खुशी है क्या? तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। बिल्कुल। चलिए, इस बीच विनोद कुमार जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। विनोद जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं प्रदेश से बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? सर हिमाचल प्रदेश से, कांगड़ा से। हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं, कांगड़ा से? हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं। मौसम कैसा है हिमाचल में इस समय? सर बढ़िया, एकदम बारिश बारिश हो रही है जहाँ पर। बारिश अभी भी हो रही है? हाँ अच्छा, पिछले साल जैसी बारिश तो नहीं है ना सर? सर नहीं, अभी वैसी तो नहीं है, लेकिन पीछे वाला जो माहौल था वैसा बन गया था। अच्छा, लेकिन चलिए चलिए, अच्छी बात है सर। और अब मौसम खुशनुमा रहा है। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मेरे पास IDFC फर्स्ट के 500 शेयर हैं 78 के प्राइस पर। कौन सा? IDFC फर्स्ट बैंक?
हाँ जी सर। अच्छा, किस रेट पे आपने? 78 पे लिया हुआ है। जय सर। चलिए, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म का विजन है मेरा। लॉन्ग टर्म का विजन है। सर, इस शेयर ने भी बहुत थकाया है। जब से आईडीएफसी के साथ विलय की बात हुई है, शेयर आगे चलने को राजी नहीं है और पिछले 6 महीनों में बाज़ार कहाँ से कहाँ गया। ये 10% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। पूरे साल भर में बाज़ार ने नए नए हाइज बनते हुए दिखाई दिए और हमने 19% का नेगेटिव रिटर्न दिखाया। इन्होंने हालांकि नीचे आने पर लिया है, 3-4 रुपये के ही नुकसान पे है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी होगी? विनोद जी, आपको ये कहूँगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इसके साथ और भी ऐड करता हूँ आइडिया, वोडाफोन, उसके बाद फिर यस बैंक के ऊपर भी अगर कोई प्रश्न आता है बैंक्रप्सी कोड में, नाउ द कंप्लीट बैंकिंग बिजनेस हैज चेंज इन इंडिया। इट्स अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट व्हाट यू सी इन इंडिया। तो यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि होल्ड करके रखिए। अब वो दिन खत्म हो गए इंडिया में कि बिजनेसमैन कहता था कि बैंकों से पैसा लूंगा, लोन लूंगा, हाथ ऊपर कर दूंगा। अब तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है, आपके पर्सनल घर भी आपके बिक जाते हैं। देखा ना आपने विजय मल्ल्या जी के साथ क्या हुआ, उनके प्रॉपर्टीज अटैच हो गई। तो अब वो दिन खत्म हो गए बैंक्रप्सी कोर्ट में। तो इनको होल्ड करके रखिए, गिव सम टाइम। यू नो, न्यू बैंक गेट्स टेक सम टाइम टू एस्टैब्लिश अपने को करने को। यस बैंक, आपने वो हाई देखे हैं, अब तो वो सारे जो पुराने प्रमोटर्स थे सब निकल गए। तो इसको होल्ड करके रखिए। और एक चीज और, ये आइडिया वोडाफोन के ऊपर भी बोल दूं, अगर किसी का प्रश्न होगा होल्ड करके रखिए। और मैं कहता हूं, ये यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे डेडली यूनिवर्सिटी, आपको हार्ट अटैक दे देगी। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मैं अपनी बीवी को भी कहता हूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पढ़ा कर और देखा कर। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच हर्षित चौहान जी का प्रश्न है, कह रहे हैं कि तांबे जी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार हर्षित जी। कह रहे हैं आज तो क्वेश्चन जरूर लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं सर। EMBDL यानी कि इक्विनॉक्स के ऊपर इनका सवाल है, जिस कंपनी का नाम पहले जो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट हो गया है। इसके ऊपर सर इनका सवाल है, और इनका सवाल है कि मैंने 200 शेयर 132 के भाव पर लिए हुए हैं, इनसे कब एग्जिट करूं, हाईएस्ट कितना जाएगा? सर बिल्कुल पीक कितना जाएगा ये बता पाना तो किसी के बस की बात नहीं है कि बॉटम कहाँ होगा और पीक कहाँ होगा। आप कितने स्तर के मुनाफे पे संतुष्ट हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। अभी आपने 132 पे लिया, 141 पे चल रहा है, आज आधा % नीचे है, 10 रुपये आपको बन रहे हैं पर शेयर। अब कहाँ तक जाएगा, पीक कहाँ बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कब तक होल्ड करना है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को, होल्ड करना भी है कि नहीं, वो राजेश से पूछ लेते हैं। राजेश सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हुआ करता था। 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लीजिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि आपके पास कोई बाकी के ऑप्शंस नहीं आ रहे। दे आर सो ब्यूटीफुल कंपनीज। और मैं ये कहता हूँ कि लुक एट द एसएमई कंपनीज ऑफ इंडिया, वो भी एक ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया है। ये यहाँ पे आप लोग इसको ना ये सोचते नहीं हैं। आप इन सिर्फ 7,000 कंपनीज जो मेन बोर्ड की है BSE NSE के, उनको देखते हैं। बट व्हाट अबाउट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की GDP को? लिस्टेड कंपनीज, माय डियर फ्रेंड्स, दे कंट्रीब्यूट ओनली 7% टू इंडिया GDP, विच इज इनसिग्निफिकेंट, विच इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। आप कहोगे ये आदमी पागल हो गया है विपुल के साथ बैठ के। बट आई एम सेइंग द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया इज द SME ऑफ इंडिया। और जो SMEs ने लास्ट 10 ईयर्स में जो ग्रोथ की है, आई हैव सीन पर्टिकुलर, आई रोम इन होल ऑफ इंडिया। कल ही मैं उधर से होके आया हूं, आपके इधर गया था मैं, पंजाब बॉर्डर पे, पंजाब के बिल्कुल जहां पे टोहाना गांव है, टोहाना गांव के 18 एकड़ में जंगल में किसी ने प्लाईवुड की फैक्ट्री लगाई है। दोस्तों, जो आपका सफेदे का जो पेड़ होता है जिसको यूकलिप्टस बोलते हैं, उससे वो ये प्लाईवुड बनाते हैं। क्या प्लांट है! SME यूनिट 200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 18% का मार्जिन। तो क्या चाहिए? तो आप लोग SMEs को भी तो देखिए। आप सिर्फ एक ही दृष्टि से चलते हैं कि बस मेन बोर्ड की कंपनीज को ही देखेंगे। ऐसा नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, 35% ग्रोथ है इंडिया की GDP को। तो लुक एट इट, उसको निगलेक्ट मत करिए। नहीं, नेगलेक्ट तो आजकल तो लोगों का रुझान हम देख रहे हैं। जब भी IPO आता है, लोग बाकायदा जो है SME IPO पे खासतौर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। हालांकि सेबी की सख्ती थोड़ी हो रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट में हम देख रहे हैं 100-2% ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इस बीच जो है नेहा आर्या जी का सवाल आया है। करें, गुड आफ्टरनून विपुल सर, आपका प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल है, मैं आपका शो डेली फॉलो करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी कि आप कार्यक्रम को देखती हैं, प्रशंसा करती हैं, और आप लोगों की यही टिप्पणियाँ हम लोगों को ऊर्जा देती हैं कि और बेहतर हम लोग कर सकें। करें, मेरे पास NLC इंडिया के 145 शेयर हैं
और इन्होंने 274 रुपये पे लिए हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू है। हालांकि राजेश जी शॉर्ट टर्म व्यू देते नहीं हैं, लेकिन पूछते हैं उनसे। कोशिश ये किया कि जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, जब हमारे पास टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ने वाले लोग रहें कि अभी छोटी अवधि में 2-4-10 दिन में क्या हो सकता है, तब आप जो है अपना शॉर्ट टर्म व्यू रखिए। लेकिन एनएलसी इंडिया के ऊपर फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं वो हम जरा समझ लेते हैं। पीएसयू कंपनी एक और सर, पीएसयूज पे हमारे पास बहुत डेली सवाल आ रहे हैं, भर भर के आते हैं। एनएलसी इंडिया पे क्या सलाह रहेगी? 274 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इन्होंने भी 274 पे लिया हुआ है, ब्रेक इवन पे है, आपकी राय? नेहा जी होल्ड करके रखूंगा, होल्ड करने की सलाह दूंगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पब्लिक सेक्टर्स। जितनी इन्वेस्टमेंट आज पब्लिक सेक्टर्स में है, मेरा एक सवाल है नेहा जी आपको, यू आर अ यंग टर्क, क्या कोई भी आदमी प्राइवेट सेक्टर में कैन ही क्रिएट अ पैरेलल एनटीपीसी? आज 70,000 मेगावाट की उनकी कैपेसिटी है। उनके जितने भी मेगा प्लांट हैं जो 2,000 और 4,000 मेगावाट के, वेदर इट इज जहां जहां पे उनके कोल पिट्स हैं, वेदर इट इज सिंगरौली, रामगुंडम, फरक्का, तो कोई है ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर में बताइए जो 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी क्रिएट कर सकता है एनटीपीसी की? और आज की डेट में अगर आपको पर मेगावाट की आपकी कैपेक्स आती है 5 करोड़, किसके पास है 3,50,000 करोड़ किसके पास है प्राइवेट सेक्टर में? मुझे बताइए, जो एक एनटीपीसी जैसी कंपनी को क्रिएट कर सकता है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस क्यों डोल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आपका कॉन्फिडेंस डोल गया तो फिर आपका कंप्लीट कॉन्फिडेंस आप अपना लूज करेंगे। नहीं, आप प्लीज डोंट डू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है इन कंपनीज को, सो हाउ कैन दीज कंपनीज गो रॉन्ग? चलिए, तो इसका मतलब होल्ड करने की ही सलाह है। लंबी अवधि के नज़रिए के साथ साथ आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक का सवाल हम लेते हैं। और अंबर सिंघा जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर, आज मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं, 272 के भाव पर लिए हुए हैं और मेरा नज़रिया 1 साल का है। इसके अलावा जो है हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है, आरपीएस जी, ये कह रहे हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फ्यूचर सर ही सही बता सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक और ऐसी क्षेत्र की कंपनी, जब हम थोड़ी देर पहले मझगांव डॉक की बात कर रहे थे, और आपसे जानना चाहेंगे इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि ये भी ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई है जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले और ये शिपिंग क्षेत्र की कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। अंबर जी, एक अभी नई थ्योरी किसी ने पोस्ट की है, ये मेरी कोई अपनी थ्योरी नहीं है। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल इन फैक्ट हु आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक मैं शिपिंग सेक्रेटरी थे, मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि आप, क्योंकि बिकॉज देयर इज सच अ टर्मोइल विच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, आप देख रहे हैं कि कितने सारे एम्बार्गोज हैं, ऑयल एंड गैस में कई रिस्ट्रिक्शंस है, यूएस ने कई कंट्रीज के ऊपर एम्बार्गो लगाई है, लेकिन हमारे ऊपर वो एम्बार्गो नहीं लगाया। वी आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब इंडिया के वो दिन खत्म हो गए कि हमारे ऊपर कोई दादागिरी करेगा। हमने ऑयल चीपेस्ट प्राइस में खरीदा है और हमने गैस भी चीपेस्ट प्राइस में खरीदी है। और देखिए, अब इनकी ये रिपोर्ट है कि ये रिस्पेक्टिव ऑयल कंपनीज ने अपनी शिपिंग कंपनीज खोलनी चाहिए, बिकॉज यू नो शिप्स अवेलेबल नहीं है, दे गॉट टू टेक अ लॉन्गर रूट, फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बैंकिंग के मिलते नहीं है बिकॉज ऑफ दीज एम्बार्गोज जो लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये पैराडाइम शिफ्ट चलता रहता है कारवा। बट ये जरूर कहूंगा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन बिजनेस नहीं है, दिस हैज टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा ये एडवांटेजेस है, लेकिन आई वुड नॉट सपोर्ट अ पब्लिक सेक्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर सर्टेन रीजंस, कि ये जो लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है ये इनके इसमें नहीं है। दैट शुड बी अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, दैट शुड बी गिवन ओनली इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ठीक, चलिए, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे जो ऐप है मनी9 का, उस पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मनी9 के इस शो को अपने व्हाट्सएप के ज़रिए जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, और हो सके तो उसको अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि जो तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो हम देख रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोग टेलीग्राम के ज़रिए कुछ भी रिकमेंड कर रहे हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। तो मनी9 के परिवार को और विस्तार दीजिए और लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। चलिए, उपेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, मैं नमस्कार उपेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपके प्रोग्राम में रेगुलर देखता हूँ, पिछले 2 साल से देखता हूँ। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ सर। चेन्नई से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर
कि भारत के तमाम हिस्सों में जो है मनी 9 के कार्यक्रम पहुंच रहे हैं। चेन्नई में हमारे कार्यक्रम क्या लोग देख रहे हैं और कैसे लग रहे हैं वहाँ पर लोगों को सर? जी, बहुत हमारे जो दोस्त है, साथी हैं, वो सब भी देखते हैं। मैंने भी बहुत लोगों को रिकमेंड किया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या सवाल है सर आज आपका? सर, मेरे पास 50 शेयर IRCTC के हैं, पहले से मैं खरीदे हैं, जिसका भाव 740 है। और 740 कुछ और, तो अभी इस भाव पे भी कुछ शेयर क्या मैं खरीद सकता हूँ? अच्छा, व्यू क्या है आपका, नजरिया क्या है सर? जी सर, 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए, चलिए अच्छी बात है। IRCTC हालांकि इसमें उस तरह की रैली नहीं रही जिस तरह की रैली बाकी शेयरों में रही, जैसे RVNL रहा हो या बाकी रेल के शेयर रहे, लेकिन हाँ इस शेयर में वैसी गिरावट भी नहीं रही जैसे कि बाकी रेलवे शेयरों में एक तरफा गिरावट और बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 740 पे आपने लिए हुए हैं, 200 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा करीब करीब हो रहा है सर, मतलब 180 रुपये के आसपास पर शेयर का। 1 साल और होल्ड करना चाहते हैं। एक तरीके से इस कारोबार में इनकी एक तरीके से मोनोपोली है, जिस कारोबार में कामकाज कर रहे हैं IRCTC टिकटिंग कारोबार में। आपकी राय क्या होगी IRCTC को लेकर के? भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको कहूँगा प्रॉफिट बुक करिए। आप चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई में मैं बहुत दौरा करता हूँ, एंड लेट मी टेल यू आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि जितने भी आपकी SMEs की बेस्ट कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, दे आर ऑल फ्रॉम द स्टेट ऑफ चेन्नई। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। ABS मरीन, पीपल हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस कंपनी। जो प्रमोटर थे उनको एक शिपयार्ड के जो मिस्टर ली थे, उन्होंने शिप उनको दी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा पैसे बाद में देना, और आज वो काकीनाडा डीप सी पोर्ट में, जहां पे ONGC का मेन ब्लॉक में, जहां पे ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग हो रही है, वहां पे वो ऑफशोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द मैन इन फैक्ट हु वर्कड विद ग्रेट ईस्टर्न, सपोज टू बी द फादर ऑफ ऑफशोर, वसंत सेठ, तो उनके साथ काम करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना की और उसके बाद आज वो ONGC के लिए सप्लाई करते हैं। कैन यू बिलीव इट? ही इज द सप्लायर ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल्स which may be outsourced or manufactured by Schlumberger. Schlumberger, the fortune listed company, उनके ये केमिकल्स अपने शिप में ले जाके उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं ONGC को, पेमेंट्स US डॉलर में आती है। तो मेरा ये कहना है, सबसे पहले प्रॉफिट बुक करिए। द इन्वेस्टर इन दिस कंट्री शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू बुक प्रॉफिट्स। अरे बैंकों में आपको 6% मिल रहा है इंटरेस्ट, आप उससे बड़े खुश हैं। यहां पे आपको 50% अगर रिटर्न मिल जाता है तो भी आप खुश नहीं है। तो क्वेश्चन इज, यू मस्ट लर्न हाउ टू बुक प्रॉफिट्स एंड प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। अरे जर्मनी का हाल देख लीजिए ना, वर्ल्ड लीडर था, आज क्या हाल हो गया जर्मनी के। मोस्ट इनकॉम्पिटिटिव हो गए, सारे एक्सपोर्ट्स उनके खत्म हो गए बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स। उनकी अपनी गलती से उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, जर्मनी जैसी कंट्री ने। तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज बुक प्रॉफिट्स एंड लर्न हाउ टू बुक प्रॉफिट्स। अगर आपको किसी को भी प्रॉफिट 20% का मिलता है, बैंक अगर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, 7% का देती है, 20% का रिटर्न मिला, बुक करिए प्रॉफिट्स एंड एंजॉय विद दैट मनी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो पैसा वही रह जाएगा। तो जो मुनाफा मिलता जाए, अच्छा मुनाफा अगर बन रहा है तो उसको समय समय पर बुक करते रहिए। और जब बात मुनाफे की चली, तो आप लोगों के सवाल तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन एक और मुनाफे की बात करते हैं, सौदा मुनाफे की। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का में, जिसमें हम हर रोज HDFC स्काई की एक बेहतरीन कॉल लेकर के आते हैं। और इस कॉल को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो चलिए सीधे चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बताइए आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल भाई। आज के लिए रेलवे पैक से रेलटेल का शेयर है जो कि HDFC स्काई की ओर से चुना गया है। ये एक टेक्निकल कॉल है जिसमें आपको खरीदारी करने की राय दी गई है। रेकमेंडेड प्राइस यानी कि जो रेंज है जिसमें आपको खरीदारी करना है वो 477 रुपये से लेकर 495 रुपये 35 पैसे है। इसका टारगेट प्राइस, पहला टारगेट है 555 रुपये का, उसके बाद 600 रुपये तक भी स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। चूंकि ये टेक्निकल कॉल है, इसमें स्टॉप लॉस भी दिया गया है आपको 465 रुपये का। पोटेंशियल रिटर्न आपको 16% से ज़्यादा बनते हुए देखेंगे। और इस कॉल की जो वैधता यानी कि एक्सपायरी है वो 1 जनवरी 2025 को होगी, यानी कि आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके चलना होगा। 16% से ज़्यादा के रिटर्न आपके बन सकते हैं। ध्यान रखिए, रेलटेल का स्टॉक एक्टिव है और उसमें थोड़े से डिप पर आपको खरीदारी करनी है, यानी कि थोड़ा नीचे आ जाए तो आपको 477 से 495 रुपये 35 पैसे की रेंज में खरीदारी करनी है। 16% के रिटर्न आपको इसमें मिल सकते हैं। ये ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई आपका एक फीचर है जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका HDFC स्काई की तरफ से ये कॉल बताने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये HDFC स्काई की तरफ से हमारी खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का था और बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल लगातार बने हुए हैं और राजेश तांबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और सवालों को सम्मिलित करते हैं। लेकिन सर, जो एक सवाल मेरा रहेगा आपसे वो रहेगा, चूँकि इस पर हम थंब भी लगाएंगे, कि डिफेंस और रेलवे, इन दो में जो लोग खरीद रहे, जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर स्तरों पे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? वो लोग जो अभी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इन शेयरों में बहुत कम अवधि में 4-5 गुना 6 गुना बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा दूरी अभी बना करके चलनी चाहिए, महंगे हो गए हैं। आपकी कोई टिप्पणी होगी और क्या रणनीति होनी चाहिए? इसी पर आज हम थंब लगाएंगे इस पर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, वो उन्होंने कुछ इसलिए नहीं किया है कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दे हैव अलाइंड देयर बिजनेस टू व्हाट द गवर्नमेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट की अगर इन्वेस्टमेंट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से है, तो कई बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस ने अपने बिजनेस एक्टिविटी को उसके साथ अलाइन किया है। ये जो एक क्वालिटी होती है वो हर बिजनेसमैन नहीं कर पाता है, तो वो ही कर पाता है और वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। और जैसे विपुल जी ने कहा, द अमाउंट ऑफ मनी व्हाट इज बीन स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीन स्पेंट ऑन टू डिफेंस, आपने देखा हमारा क्या बजट है डिफेंस के ऊपर। तो हमारे पास आज एवरीथिंग इज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखिए आज कहां पे चला गया। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि ये जो थ्योरी एक प्रोपाउंड की जाती है, अब यहां से फैक्ट आउट हो गया, वो हाई हो गया, तो ये मैं इसको बिलीव नहीं करता हूं। आप अगेन इसमें रैलीज देखेंगे, यू विल सी अ रैली एज फार एज दी स्टॉक्स आर कंसर्न, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस, एवरी बिजनेस मॉडल हैज टू बी बैक्ड बाय ऑर्डर्स, और जहां गवर्नमेंट की बैकिंग है और इतनी स्पेंडिंग डिफेंस के ऊपर है, दीज कंपनीज हैव टू परफॉर्म वेल। ठीक, तो आने वाले दिनों में अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, ये कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देंगी। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और विनोद डोलिया जी का प्रश्न लेते हैं। और विनोद डोलिया जी कह रहे हैं कि एक शौक हमेशा बेमिसाल रखा करो, एक शौक हमेशा बेमिसाल रखा करो, हालात कैसे भी हों बदल ही जाएंगे, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखा करो। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और कह रहे हैं विपुल जी और राजेश जी को नमस्कार। रोसेल इंडिया पे इन्होंने खरीदारी की है। मुझे नहीं पता सर आप ट्रैक करते हैं फंडामेंटली कि नहीं, लेकिन इनके पास 609 रुपये के भाव पे 200 शेयर हैं और 1 महीने का इनका नज़रिया है और 609 पे लिए हुए, 590 का भाव है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अभी 18-19 रुपये का नुकसान है। अब ये हमें नहीं पता इनका नज़रिया छोटी अवधि का है, लंबी अवधि का है, ये हमें जानकारी नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी? अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ 1 महीने का नज़रिया, तो सर राजेश जी जल्दी देते नहीं हैं कि 15 दिन में क्या होगा, 1 हफ्ते में क्या होगा, लेकिन आपकी शेरो शायरी बहुत अच्छी है। राजेश जी, आपकी टिप्पणी इस पर। उसको रखिए ना, जैसे विपुल जी ने कहा कि कोई मेजर लॉस तो आपको हो नहीं रहा है, कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, सो जस्ट वेट फॉर द सिचुएशन टू चेंज। और आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये है। आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हुआ, अब इनफैक्ट आपने इसराइल का देखा, इसराइल और ईरान के ऊपर टेंशन है। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर इन द वर्ल्ड ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती हैं और इंडिया को भी इफेक्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, इंसुलेशन होना बहुत मुश्किल है, तो इसको अगर आपको लगता है कि अगर बेचना है, इसको थोड़ा सा लॉस करके निकल जाइए और मन को पक्का कर लीजिए। नहीं तो जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ा वेट कर लीजिए, 4-6 महीने के लिए देखिए कि क्या होता है। और भविष्य कोई नहीं बता सकता, भविष्य तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जी भी आए तो वो भी अब शायद ना बता पाए, क्योंकि इतना डोल मोल चल रहा है इस वर्ल्ड में कि वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना वर्ल्ड में ये हो रहा है। तो यहां पे कोई सीट हो नहीं सकती, और जो सीट अगर कोई आके ये बता दे बॉटम कितना है, टॉप कितना है, तो वो इंसान के पैरों के ऊपर मैं दूध डालूंगा। अच्छा, इनकी शायरी पर तो कोई टिप्पणी कर दी, कैसी लगी? अरे क्या बात है, आप तो बिल्कुल सुदर्शन फकीर की तरह बिल्कुल आप बोले। उनके जो कई शेर हैं बहुत अच्छा लिखते थे। तो बेहतर है इंसान के लिए तू बस चला चल, तो यही कहूंगा आपके लिए कि सबसे बेहतर है इंसान के लिए कि बस वो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। और आर्ट ट्रिक के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सर लगता है हमारा टर्न आज भी नहीं आएगा,
काइंडली रिप्लाई माय क्वेरी। होल्डिंग पीएनसी इंफ्रा 200 शेयर हैं 310 के भाव पर, और एचबीएल पावर इन्होंने लिए हुए हैं 220 के भाव पर। करें 1.5 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, पीएनसी इंफ्रा और एचबीएल पावर। इन पे इनका जो है इनकी टिप या आपकी राय जानना चाहते हैं। और अभी क्या करना चाहिए सर? एक तो पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, पावर में हमने काफ़ी पावर देखी है, अच्छी खासी रैली देखने को मिली। एचबीएल पावर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक शानदार मूव देखा है। ज़रा इसके ऐतिहासिक चार्ट पर नज़र डालें तो 1 महीने में करीब 10% का रिटर्न, 6 महीने में 26%, और पूरे साल भर की बात करें तो 125%, यानी 1 साल में ही पैसे डबल हो रहे हैं। और ये कहीं पर भी किसी बैंक एफडी, किसी किसान बचत पत्र में नहीं होता हुआ दिखाई देता है। आपकी टिप्पणी एचबीएल पावर और बाकी जो दोनों के ऊपर मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी ये खरीदे हैं, प्रॉफिट हो रहा है जैसे ये बता रहे हैं, और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए ना, यू मस्ट गेट दैट मनी और एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ उस पैसे के साथ। ठीक, चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, अगले दर्शक के पास चलते हैं। और वंशिका चटवानी जी का प्रश्न आया है। वंशिका चटवानी जी कह रही हैं, राधे राधे सर जी। आपको भी राधे राधे वंशिका जी। कह रहे हैं कि आज राजेश जी को फर्स्ट टाइम सुन रही हूं, और उनको सुन के उनकी आवाज़ में जो दम है, मज़ा आ गया। तो चलिए सर, नए नए प्रशंसक जो है आपको मिल रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। और ये तमाम वैसे लोग हैं जो कि जो 2020 के बाद की रैली आई है उसमें लोगों ने रुझान अपना बनाया है बाज़ार को लेकर के, शेयर बाज़ार को लेकर के। और वंशिका जी हमारे नियमित दर्शक भी हैं। अब इनके पास रेन इंडस्ट्रीज़ के पास के शेयर हैं, 40 शेयर हैं 206 के भाव पर। लॉन्ग टर्म का नज़रिया इनका है, और ये जानना चाहती हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या रेन इंडस्ट्रीज़ में बने रहना चाहिए या फिर यहाँ पर निकल जाना चाहिए। अभी अगर देखें तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है, जरा एक सेकंड जरा इस शेयर पे नज़र डालने की कोशिश करते हैं। 165 का भाव है, 165 के भाव पर चल रहा है अभी, और जो इनकी खरीद का भाव है वो थोड़ा सा ऊपर का है। आपकी टिप्पणी सर? वंशिका जी फिर तो थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। आई हैव नॉट सीन हाउ मच इज द क्वांटिटी। 40 शेयर हैं। 40 शेयर्स हैं, तो जब भी आपका आता है कुछ भी अगर थोड़ा सा होता है तो इसमें से निकल जाइए। देयर आर मच बेटर ऑप्शंस रादर देन स्टिकिंग अराउंड विद रेन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैं आपको सेल की सलाह दूंगा, और अगर माइन्यूट अगर आपको लॉस होता है तो बुक कर लीजिए। एंड लेट मी टेल यू, कांग्रेचुलेट यू, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एलन मित्तल जो सबसे बड़े स्टील के प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बेटी का भी नाम वंशिका है, और यार यू आर आल्सो वंशिका, फैंटास्टिक। चलिए, तो वंशिका जी जो है आपको एक और विशेषण मिल गया, यहाँ पर एक और एडजेक्टिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं प्रकाश कुमार चौधरी जी, कह रहे हैं विपुल जी को प्रणाम, और हमारे पास विपुल लिमिटेड के शेयर लिए हुए हैं, 35 के रेट पर लिए हुए हैं 500 शेयर। अब ये जानना चाह रहे हैं सर, आप ट्रैक करते हैं क्या विपुल लिमिटेड को, और नहीं करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं सर? नहीं, इसमें से एग्जिट करिए। चलिए ठीक है। इस बीच सर अब सारे विपुल को आप ही मतलब अपने पास ही रखें, एक तो हम वैसे ही आपके पास उपलब्ध हैं मनी 9 के माध्यम से। चलिए, और विनीता जैन जी कह रही हैं, वाओ वेरी नाइस, प्लीज़ कीप कॉलिंग राजेश सर, ही इज़ जेम। तो एक प्रशंसकों की संख्या सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच काफ़ी तेज़ी के साथ एक तो लोगों के सवाल चले जाते हैं। मनोज कुमार जी कह रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया के शेयर ले रखे हैं, 200 शेयर हैं 232 के भाव पर। इंजीनियर्स इंडिया सर अपने क्षेत्र की जो है दिग्गज कंपनी रही है, आपकी टिप्पणी? जैन साहब, अगर विनीता जैन का भी यही सवाल है, लेट मी टेल यू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस कंपनी। 75 में कुछ 5 कंपनीज को डाइल्यूट करने के लिए बोला था अंडर द फीरा, और उस जमाने में बड़े फेमस लीडर होते थे जॉर्ज फर्नांडिस, इंदिरा गांधी यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे कोको कोला लेफ्ट इंडिया, उसके बाद IBM ने भी इंडिया को छोड़ा और IBM बना कंप्यूटर मेंटेनेंस कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी डाइल्यूट किया, ITC ने भी डाइल्यूट किया, कोक तो इंडिया छोड़ के चला गया। लेकिन लुकिंग एट इंडिया एज अ बिग मार्केट, 2000 में 95 में फिर वापस आ गए थे, 75 में छोड़ के चले गए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि बेक्टेल्स जो कंपनी थी वो भी छोड़ के चली गई, और उस कंपनी को शुरुआत, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते तो उसको फिर पब्लिक सेक्टर बनाया गया, और इस तरीके से बेक्टेल्स जो थी दैट बिकेम्स इंजीनियर्स इंडिया। आज की डेट में सबसे बढ़िया ऑर्डर्स हैं इनके पास। नो कंपनी दे आर इक्वलेंट टू बेक्टेल्स। मैं समझता हूं कि बेक्टेल्स, टेक्नीप, टोयो, ये जितनी भी वर्ल्ड की क्लास कंपनीज है उनके साथ कॉम्पीट करती है इंजीनियर्स इंडिया। कहां पे हिंदुस्तानी कम है यार, मेरे को ये बताओ। ये जो हिंदुस्तानियों का ये एक हमारा जो ये है ना कि ये फिरंगी हमारे से सुपीरियर है, यार कहीं ये फिरंगी हमारे से सुपीरियर नहीं है। वी आर द सुपीरियर रेस। हम करेंगे इस वर्ल्ड के ऊपर राज आने वाले समय में। चलिए ठीक, और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं।
और ये सवाल हमें भेजा गया है, मिस हो गया मुझसे लगता है कि इतनी तेज़ी से साथ लोगों के प्रश्न रहते हैं। टाटा मोटर्स पे अभिषेक सिंह जी जानना चाह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय होगी, क्या फ्रेश एंट्री यहाँ पर ली जा सकती है? बिल्कुल ले लीजिए। रतन टाटा जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब उनकी सेहत भी बहुत बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, और जिस दिन भी मुझे अवसर मिला तो सिर्फ दत्तो गुरु जी के मंदिर में मैं साक्षात प्रणाम मारता हूँ, और जिस दिन अगर वो मिल गए तो उनके चरणों के ऊपर साक्षात प्रणाम करूंगा। ऐसा इंसान इस देश में नहीं मिलेगा। एंड आई विश इनफैक्ट आई मीन वेरी गुड हेल्थ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बाय टाटा मोटर्स, द वे दे हैव पेनिट्रेटेड एंड द वे दे विल डू इट। और जो गाड़ियाँ वो उसके जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बना रहे हैं, जो उन्होंने रोवर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहे हैं, लुक एट द इनोवेशन व्हाट दे आर डूइंग इन इलेक्ट्रिक कार्स। अमेजिंग स्टोरी टाटा मोटर्स। चलिए, तो टाटा मोटर्स में आप बिल्कुल फ्रेश एंट्री ले सकते हैं।